class we discussed two topics. The first one was the rights of the partners. Partners के right क्या है? Partners के right एक दूसरे के लिए, मतलब दूसरे partners के लिए क्या right है और third party के लिए क्या rights है. So who is going to tell me in brief about this? Offline class, who is going to tell me about it? Rights of the partners. जो पार्टनर्स की ऑनेस्टी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फिर राइट को शेयर करना चाहिए जो भी टीम को. Okay. What are the rights of the partners to other partners? Raise your hand. Online class. पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के लिए आपके क्या राइट होने चाहिए? तो खैर आपने दूसरे पार्टनर्स के लिए बताया ऑनेस्टी वगैरह, ड्यूटीज. इससे भी पहले एक ड्यूटीज था आपका, वो क्या होगा? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स? यस आकृष. Yes, ma'am. Right to participate in the business. Right to participate in business. Very good. Right to share profit. Very good. Right to be indemnified. Right to express opinion. Right to access books and accounts. Very good. So these are the rights of the partners. And what are the various rights to other partners? दूसरे partners के लिए कौन कौन से right होने चाहिए? दूसरे partners के लिए क्या क्या rights होने चाहिए? तो वो तो normal rights है. दूसरे partners के लिए क्या right होना चाहिए? दूसरे partners के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है? Liability क्या है आपकी? क्या होना चाहिए? दूसरे partners के लिए क्या होना चाहिए? Right? Honesty होना चाहिए, है ना? ऑनेस्टी होना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए. दूसरे को आप इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते कंसेंट के बिना. कोई भी डिसीजन मेकिंग में हर एक पार्टनर्स को इन्वॉल्व करना. ठीक है, आप ये सारी चीजें हैं जो दूसरे पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटीज है. राइट. थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी क्या है? व्हाट इज द लाइबिलिटी फॉर द थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टीज के लिए लाइबिलिटी क्या है? रेज योर हैंड. थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या लाइबिलिटीज हैं? रेज योर हैंड. थर्ड पार्टी के लिए क्या लाइबिलिटी है? थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या लाइबिलिटीज है? ऑनलाइन क्लास, एनीवन वांट टू टेल मी अबाउट इट? क्या क्या लाइबिलिटी है कि वो थर्ड पार्टी चाहे तो किसी भी पार्टनर को सू कर सकता है, यानी किसी भी पार्टनर पे केस कर सकता है. पार्टनर्स की जिम्मेदारी है थर्ड पार्टी के अमाउंट को कंपनसेट करने की. एंड एक और चीज भी है कि अगर थर्ड पार्टी चाहे तो आपके पर्सनल एसेट्स और बिलोंगिंग को यूज कर लेगा फॉर कंपनसेशन ऑफ देयर अमाउंट. सो दीज आर द बेसिकली लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द थर्ड पार्टीज. दे आर क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो सप्लायर हो सकते हैं, वो ठीक है, जो बेसिकली फर्म के बाहर के जो है, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है दैट इज इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर. इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मतलब है जो लागू है ही, मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो यू हैव टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स. हाँ, जो ऑलरेडी आपके ऊपर इम्प्लाइड है बाय डिफॉल्ट, आपको वो चीज फुलफिल करना है, वो जिम्मेदारियां निभानी है. वही वाली बात है यहाँ पर. इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर. क्या क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटी है? ध्यान से सुनिएगा. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे केस में हर एक पार्टनर्स की ये सारी जो ऑथोरिटीज हैं, ये सारी जो अथॉरिटी है वो क्या क्या है? सबसे पहला, टू बाय सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि आप कोई भी गुड्स को फर्म के बिहाफ में खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं. ठीक है. टू बाय एंड सेल गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप अब चश्मे का अगर आपका कोई इंडस्ट्री है, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, तो आप उसको परचेज और बाय, मतलब दोनों ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं बिजनेस फर्म के बिहाफ में, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में. ठीक है, पहला. सेकंड है टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म वेयर नेसेसरी टू प्लेस द स्टॉक इन ट्रेड फॉर दिस पर्पस. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी भी आपको किसी से पैसा बोरो करना पड़े, यानी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन किसके बिहाफ में आप लीजिएगा? फर्म के बिहाफ में. और कब लीजिएगा? जब आपको स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो स्टॉक की जरूरत है, ट्रेडिंग में जब आपको रिक्वायरमेंट है,
यानी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी आप ट्रेडिंग का भी काम करे उसके लिए जब रिक्वायरमेंट होगा तो ऐसे केस में आप पैसा ले सकते हो फॉर्म के बिहाफ में, लेकिन वो जो काम होना चाहिए वो किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए, बेसिकली आपकी ट्रेडिंग और बिजनेस पर्पस के लिए आप पैसे को लोन में ले सकते हो। क्लियर हो गया? फॉर्म के बेसिस पे, लेकिन काम भी किसका होना चाहिए? फॉर्म का। जैसे स्टॉक से रिलेटेड चीजें हो गई, रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें हो गई, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, पर्सनल के लिए नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, to receive payment on behalf of the firm, issue valid receipt for the amount so received। यानी कि आप पेमेंट, मान लीजिए कि आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स दिया, ठीक है, अपने यहाँ से फर्म से गुड्स दे दिया आपने, किसी ए को अगर आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया, आपका ये फर्म है, आपका फर्म है, आपने ए को गुड्स दिया, अब यहाँ पर इसमें जो पार्टनर है एक्स वाई जेड, अब ये जो एक्स वाई एंड जेड जो है ये फर्म के बिहाफ में पेमेंट लेगा, लेकिन जो रिसिप्ट ये देगा उस रिसिप्ट में जो नाम किसका होगा कि फर्म के द्वारा आपको ये रिसिप्ट मिलता है कि आपने पेमेंट दे दिया है। तो यानी कि जो ए है वो बेसिकली फर्म को पेमेंट दे रहा है, लेकिन फर्म के बिहाफ में ले कौन रहा है? आपके वहां के पार्टनर्स, लेकिन उसके बदले दे विल पे द गिव द रिसिप्ट टू ए, यानी रिसिप्ट देंगे इसको, इसके पास प्रूफ होना चाहिए कि इसने पेमेंट किया है, ठीक है, रिसिप्ट विल बी देयर, एक सबूत या एक एविडेंस होना चाहिए किसके पास? ए के पास, ठीक है, रहना चाहिए। नेक्स्ट, टू ड्रॉ चेक्स एक्सेप्ट मेक एंड इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पता है क्या होता है? व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को पता है? ऑनलाइन क्लास, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू ड्रॉ चेक्स एक्सेप्ट मेक एंड एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स इन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी फर्म के बिहाफ में आप चेक्स ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, चेक्स वगैरह जो भी है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में। बिल ऑफ एक्सचेंज भी इशू कर सकते हैं हम किसके बिहाफ में? फर्म के फर्म के बिहाफ में। व्हाई? बिकॉज अगर फर्म के बिहाफ में हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो बेसिकली उसके लिए लायबल फर्म ही है आपका, ठीक है, तो फर्म के लिए हम सारी जिम्मेदारियां करेंगे, लेकिन जो पर्सनल अगर चीजें आ गई, जैसे पर्सनल आप अपने नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं कर सकते किसी क्रेडिटर को, बट फर्म के नाम पे यू कैन इशू दैट, राइट? एंड आप पर्सन्स को भी, मतलब टू एम्प्लॉय पर्सन्स फॉर कैरी आउट द फर्म्स बिजनेस, यानी कि आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो ताकि वो फर्म के बिजनेस को चला सके। So in short, what are the implied authority? There is agreement or not, मतलब agreement रहे या agreement ना रहे, ऐसे केस में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हर एक बेसिकली पार्टनर्स को करना पड़ेगा, लाइबल है वो, उनको बेसिकली वो सारे वर्क करने ही पड़ेंगे। वो क्या क्या है? पहला जो है, गुड्स को बाय या सेल कर सकते हैं हम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि हम फर्म के बिहाफ में लोन ले सकते हैं अगर फर्म का कोई काम हो, जैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड, रिसीव कर सकते हैं पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में पेमेंट रिसीव भी करेंगे, लेकिन वो पैसे कहाँ जाएंगे? फर्म के अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? फर्म के अकाउंट में। फिर आपका फोर्थ क्या होगा कि आप चेक्स वगैरह भी इशू कर सकते हो, लेकिन किसके नाम पे इशू करोगे? फर्म के नाम से इशू करोगे। अगर किसी और को आपको, जैसे मान लो सप्लायर को आपको चेक देना है, तो यू विल इशू दैट चेक इन नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम को यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट, और जो सबसे लास्ट है कि हम दूसरे एम्प्लॉय को भी, मतलब दूसरे पर्सन को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अपने फर्म में टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट? सो दीज आर द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ फर्म। अगर आपकी ऑथोरिटी जो है, अगर आपके पास एग्रीमेंट रहे ना रहे, ये सारी ऑथोरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, इम्प्लाइड ऑथोरिटी? ऑनलाइन क्लास क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लास एवरीवन? चलो नेक्स्ट, एक्ट्स फॉर
which a partners has no implied authority, यानी जब तक ये authority mention नहीं रहेगा पार्टनरशिप डीड में, कुछ सारे ऐसे चीजें हैं जिसके लिए पार्टनर्स जो है पार्टनर्स के पास ऑथोरिटी नहीं है, पार्टनर्स डोंट हैव ऑथोरिटी, जस्ट इसका ऑपोजिट ही है काइंड ऑफ, ठीक है। वो सारे बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑथोरिटी था, एग्रीमेंट रहे या ना रहे, अब ये सारी वो अथॉरिटी है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए आपके पास। पहला क्या है, टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म टू आर्बिट्रेशन, मतलब कि आप जो है टू सब डिस्प्यूट अगर है यानी लड़ाई झगड़ा हुआ है इसके लिए रिलेटिंग टू द फर्म, तो यू कैन टू आप सबमिट नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन, मतलब कि आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो सबमिट अ डिस्प्यूट, अगर आपने रजिस्टर्ड आप नहीं हो, आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यू कैन नॉट टेक द एक्शन अगेंस्ट द फर्म, मतलब फर्म से रिलेटेड कोई भी एक्शन, लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते। पहला हो गया, यू कैन नॉट टेक द लीगल एक्शन। हाँ क्या नहीं, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये सारी ऑथोरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना तो यू कैन नॉट सू, किसी को भी आप कंप्लेन केस नहीं कर सकते, वो तो मैंने कंसिक्वेंसेस में बताया था, याद होगा। तो आप आर्बिट्रेशन यानी पंच निर्णय यानी कोर्ट पे आप नहीं जा सकते फर्म के बिहाफ में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। समझ में आई बात, मतलब डिस्प्यूट के केस में मान लो कि यहाँ पर एक एक्स है, ये कोई आउटसाइडर है और इसने कोई घपला कर दिया और यहाँ एबीसी 3 पार्टनर्स है, तो ये फर्म से कुछ भी घपला हुआ तो ये एबीसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये इसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर सकते, फर्म के बिहाफ में भी नहीं कर सकते क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो पहला तो ये हो गया केस। नेक्स्ट है टू कॉम्प्रोमाइज और relinquish any claim or portion of claim made by the firm, यानी कि आप कोई भी अगर क्लेम होता है, कोई भी क्लेम अगर आप पे लगता है या कोई आउटसाइडर क्लेम करेगा तो आपको वो पैसा त्याग नहीं सकते, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव, मतलब आपकी लाइबिलिटी होगी कि यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन टू द अदर पीपल और टू आउटसाइडर। आगे बात समझ में, यानी आउटसाइडर को अगर कोई भी केस करेगा, मतलब जो कंसिक्वेंसेस थी ना नॉन रजिस्ट्रेशन के, लगभग वही सारी चीजें हैं। टू कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम मेड बाय द फर्म, यानी कि कोई भी क्लेम अगर फर्म के बिहाफ में बनता है तो वो आपको क्लेम फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। थर्ड क्या है कि आप जो है टू विड्रॉ, मतलब आप कोई भी अगर केस पहले से सूट या प्रोसीडिंग चल रहा है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी केस खारिज नहीं कर सकते अपने तरफ से। कोई भी केस अगर चल रहा है तो यू कैन नॉट बेसिकली विड्रॉ द केस फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी फर्म के बिहाफ में कोई भी केस अगर चल भी रहा होगा तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक है, खारिज नहीं कर सकते इन शॉर्ट। नेक्स्ट है टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, यानी कि एबीसी अगर कोई फर्म है तो इसके बिहाफ में आप कोई भी बैंक अकाउंट अपने नाम से शुरू नहीं कर सकते। यानी कि कल को मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, इसने अपना बैंक अकाउंट में इसका डाल दिया नाम, ठीक है, पर्सनल यूज कर रहा है, तो ये भी इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज एंड ऑल, वो आप एक्वायर नहीं कर सकते फर्म के नाम पे, मतलब अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो फर्म के नाम पे आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ मूवेबल की बात नहीं करिए, बाय एंड सेल तो आप कर सकते हो गुड्स को, लेकिन आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। एक्वायर नहीं कर सकते हो, ठीक है, परचेज नहीं कर सकते हो, आप खरीदोगे आप अपने नाम पे खरीदोगे, यानी कोई पार्टनर है एक्स वाई जेड, अगर कोई पार्टनर है तो एक्स अपने नाम पे खरीदेगा, वाई अपने नाम पे खरीदेगा, लेकिन फर्म के नाम पे वो नहीं खरीद सकता, यानी फर्म के नाम पे वो नहीं खरीदेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन होगा इसमें, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड ऑल, ये सब हो जाएंगे, प्लांट, मशीनरी। नेक्स्ट क्या बेटा, अगर फर्म के नाम पे हो जाएगा तीनों पार्टनर, अगर जैसे मान लो कि इसने फर्म के नाम, मतलब फर्म का नाम आप यूज नहीं कर सकते, वो अपने नाम पे खरीदिए, ठीक है, लेकिन रहेगा वो तीनों पार्टनर,
फर्म का नहीं होगा, वो तीनों पार्टनर का ही रहेगा, लेकिन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन दैट प्लांट मशीनरी कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड। बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी तो नहीं जा सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आता है, फिक्स्ड एसेट में आता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, आप कोई भी पार्टनरशिप, टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अदर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी कि आप कोई भी मतलब कह सकते हैं कोई भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। इसको मैं थोड़ा समझा दूं। ओके, तो ये सारे थे आपके जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं है, यानी कि आपके इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं, आपको ये हक या राइट नहीं मिला हुआ है, और वो बाकी सारे इम्प्लाइड ऑथोरिटी थे। इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या क्या नहीं है, आप कोई भी बेसिकली केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हो, फॉर्म के से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आप केस नहीं कर सकते हो बाहर, पहला। दूसरा जो है, कोई भी क्लेम या पोर्शन फॉर्म के लिए होगा, यू हैव टू फुलफिल, ये चीज है। तीसरा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कोई केस चल रहा है तो खारिज नहीं कर सकते, केस को विड्रॉ नहीं कर सकते कोर्ट से, वापस नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कोई भी बैंक अकाउंट अपने नाम पे रहेगा आपके, लेकिन उसका बेसिस किसको बना दीजिएगा, फर्म को, तो वो नहीं कर सकते आप। बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो फर्म के नाम पे और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे आप एक्वायर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कल को आपने अपने लिए भी जमीन खरीदा, मान लीजिए कल को आपने अपने लिए जमीन खरीदा, तो यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ फर्म फॉर परचेजिंग द पर्सनल बिलोंगिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ इन्होंने अधूरा लिखा है, टू परचेज और एक्वायर और परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये केस अगर आप फर्म के लिए खरीद रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल दैट यू कैन परचेज, बट फॉर पर्सनल पर्पस यू कैन नॉट परचेज। मान लीजिए आपने एक और कोई फर्म ओपन कर लिया और अपनी इस एग्जिस्टिंग फर्म का नाम दे देकर उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ साथ में आप कोई भी दूसरे पार्टनरशिप में, कहीं का भी पार्टनरशिप में आप एंट्री नहीं कर सकते हो फर्म का नाम लेकर के, या तो फिर किसी को भी अगर आप एंट्री दोगे तो सिर्फ अपने बिहाफ पे दोगे, फर्म के बिहाफ पे नहीं दोगे। मान लो कि यहाँ जो XYZ था, तो ये X चला गया कहीं और पार्टनरशिप फर्म में, मान लो किसी ABC में, और इसने जो नाम है ना किसी PAB मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इसने नाम दे दिया कि भाई मैं इसके बिहाफ में आपके यहाँ पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कल को कुछ भी केस होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रेफरेंस नहीं दे सकते आप, समझ में आई बात। फर्म का नाम आप दूसरे जगह किसी भी तरीके का पार्टनरशिप होता है दूसरे के साथ पार्टनरशिप ऑफ अदर्स, दूसरे के साथ अगर कभी भी कोई पार्टनरशिप आप करते हो तो उसके लिए आप अपने एग्जिस्टिंग फर्म का नाम यूज नहीं करोगे। किसी भी पार्टनरशिप में अपना नाम मतलब फर्म का नाम यूज नहीं करोगे। इन शॉर्ट बस यही समझो, पार्टनरशिप में बाहर वालों के साथ या किसी को एंट्री के टाइम पे यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द फर्म। तो ये सारे थे आपके जो पार्टनर जिसकी इम्प्लाइड ऑथोरिटी, जिसके लिए आपको कोई राइट नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं। किसी को भी डाउट है, यहाँ पर दो तरीके का डिसोल्यूशन की बात हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बोथ आर डिफरेंट। पार्टनरशिप में डिसॉल्व होना, पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना, दोनों में काफी अंतर है, फर्क है। कैसे? यहाँ पर एक कोई भी अगर मान लीजिए ये आपका फर्म है और ये आपके पार्टनर्स हैं, तो इनका अगर डिसोल्यूशन यानी इसमें से मान लो ये जो है ये मान लो कि इनसे यानी कि हो सकता है कि ये पागल हो गया हो, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप हो सकता है डिसॉल्व हो। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब इन लोगों की पार्टनरशिप खत्म होना, एक पर्संस की पार्टनरशिप खत्म होना, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना मतलब कि ये पूरा का पूरा इसका आइडेंटिटी खत्म हो जाना, इस फर्म का आइडेंटिटी खत्म हो जाना। ABC मतलब इनके पार्टनरशिप को खत्म करना, डिसॉल्व करने को कहेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड फर्म को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो इसको कहेंगे पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर फर्म जब डिसॉल्व होगा तो अपने आप ये पार्टनरशिप तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन इसके खत्म होने से जरूरी नहीं कि फर्म भी डिसॉल्व हो। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि पार्टनर्स के बीच में अगर पार्टनरशिप खत्म होता है तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसॉल्व होने से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर फर्म ही डिसॉल्व हो जाए
तो ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. So partnership of dissolution of partnership and dissolution of partnership firm दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग है, डिफरेंट है. क्लियर हो गया? ओके. नेक्स्ट, मोड्स क्या क्या है डिसोल्यूशन के, व्हाट आर द वेरियस मोड्स. उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो लिख लो. लिखिए डिसोल्यूशन, लिखिए डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप फॉर्म. टॉपिक डाल दीजिए ऊपर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. सबसे पहले टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका सबसे पहला फर्स्ट लिखिए. dissolving a partnership firm, dissolving a partnership firm, dissolving a partnership firm means MEANS, means discontinuing, dissolving a partnership firm means discontinuing the business under the name of the said SAID, said partnership firm, said partnership firm. Dissolving a partnership firm means discontinuing the business under the name of said partnership firm. ठीक है, said partnership firm. आगे इसी में लिखिए, in this case all liabilities are finally settled by selling off assets or transferring them to a particular partner. Settling all accounts that existed with the partnership firm. In this case, all the liabilities are finally settled by selling off assets or transferring them to a particular partner. Settling all accounts that existed with the partnership firm. ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पर कौन डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है. कौन डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है. अब ये अगर ये फॉर्म डूब रहा है, ये फॉर्म जो है ये खत्म हो रहा है, XYZ जो है फॉर्म जा रहा है, तो अब इसके जितने भी एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज होंगे, जितने भी होंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सारे के सारे सेटल करना पड़ेगा. मतलब कि सारे के सारे सेल करो, बेचो, लाइबिलिटीज जो भी होगा. मान लो कोई क्रेडिटर है P, अब ये क्रेडिटर को जितना भी पैसा बनेगा इस फॉर्म से, ये पूरा पेमेंट करोगे, पूरा सेटल कर दोगे अकाउंट को, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो रहा है. बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना, यानी अगर आपके कपड़े का कोई पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, कपड़े बना रहे हो, तो वो बिजनेस ही खत्म कर देना, बिजनेस ही बंद कर देना, स्टॉप कर देना. ठीक है, फुली स्टॉप हो जाना. अब यहाँ पर पूरा अकाउंट वगैरह सेटल करोगे. क्लियर है? और अगर किसी को खरीदना होगा, ये मान लीजिए कि आपका फॉर्म कोई इंटरेस्टेड है परचेज करने में, मान लो कि कोई Z मान लो कि खरीदना चाह रहा है, इसमें Z नहीं, ऐसे नॉर्मल Z कोई खरीदना चाह रहा है, तो आप इसके नाम पे ये फॉर्म ट्रांसफर कर दो. अब ये चाहे तो वो कपड़ा वाला बिजनेस कंटिन्यू करे या फिर दूसरा अपना कोई स्टार्ट करे बिजनेस. तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फॉर्म होगा वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. तो इसको कहेंगे डिसॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. मतलब फॉर्म जो है वो खत्म हो रहा है, स्टॉप हो रहा है. ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ सेटल करेंगे, उसके बाद फॉर्म को छोड़ देंगे, सेल कर देंगे. मान लो आप लोग 3 लोग पार्टनरशिप में कोई फॉर्म चला रहे थे, अब क्या हो रहा है कि फॉर्म जो है वो डूब रहा है. अब उसके भी रीजंस बताऊंगी कब कब केस में, कौन कौन से केस में डिसॉल्व होता है. तो आप तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, फॉर्म शुरू किया, अब फॉर्म जो है वो खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है. तो ऐसे केस में मान लीजिए कि इसने परचेज करना चाहते हो तो आप फॉर्म इसको ट्रांसफर कर दोगे. क्लियर हो गया ना? तो ये होता है डिसॉल्विंग ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. आगे लिखिए नेक्स्ट. और जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी बचेगा
अगर आपको सेल करने से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, मान लीजिए कि आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गया, सबके पेमेंट करने के बाद 20,000 बच गया, और अपने 3 पार्टनर्स है तो एग्रीड जो रेशियो होगा उसमें बांट कर खत्म करोगे। समझ में आ गई बात? अगर 20,000 रुपए लॉस हो गया तो फिर वो पॉकेट से देना पड़ेगा किसी ना किसी पार्टनर को, पर 20,000 प्रॉफिट हुआ एसेट से बेचने के बाद, तो 20,000 रुपए आपस में अपना जो भी होगा, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी जितना भी मैं डील किया हुआ होगा, डीड में जितना मेंशन होगा उस हिसाब से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये होता है डिसॉल्विंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ आगे लिखिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट, dissolving a partnership firm, dissolving a partnership firm, dissolving a partnership firm is different from dissolving a partnership. Dissolving a partnership firm different from dissolving a partnership. यानी पार्टनरशिप में और इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों में अंतर है। अब इसमें क्या होगा देखिए, in this case, in the case of dissolving of partnership, in the case of dissolving of partnership, in the case of dissolving of partnership, the existing partnership is dissolved. Existing partnership dissolved by consent, 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 रजामंदी जिसको कहते हैं हिंदी में। In case of dissolving of partnership, the existing partnership is dissolved by consent or on happening of a certain event, comma, but the firm can retain its existence, if remaining partner enter into a new partnership agreement. In the case of dissolving of a partnership, the existing partnership is dissolved by consent or on happening of a certain event, but the firm can retain its existence if remaining partners enter into a new partnership agreement. इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब डिसॉल्व आपका पार्टनरशिप होगा, जैसे मैंने बताया था कि ये 3 पार्टनर है, मान लो ये 3 पार्टनर है। अब ये तीनों पार्टनर जो है, इसमें से मान लो एक्स की हो गई डेथ। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या है कि कोई इवेंट होना, यानी इसकी डेथ हो जाना, मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, इंसेन हो जाना, इसका डिसॉल्व हो जाना, मतलब ये दिवालिया घोषित हो गया। कोई भी ऐसा केस अगर होता है, ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो ये वाई और जेड है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर बचेगा, लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो, मतलब जो ये पार्टनर गया, तब दोनों पार्टनर क्या करेगा, तो अब ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है वो तो खत्म। तो अब ये वाई और जेड एक नया कोई पार्टनरशिप डीड बनाएगा, क्योंकि अब तो रेशियो अब इन दोनों के बीच में ही होगा। मान लो कि अब इसने किसी ए को भी लेकर ये आ गया, तो अब ये तीनों नए पार्टनरशिप नए सिरे से शुरू करेंगे पार्टनरशिप को। तो ये इसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, चाहे तो, लेकिन अगर आप किसी को भी एंट्री करोगे तो वापस से आपको पार्टनरशिप डीड में चेंजेस लाना पड़ेगा, नए एग्रीमेंट में आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो भी चीजें चल रही होंगी वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आपको नया अगर वाई और जेड भी बचेगा, तो ये दोनों भी तो अपने हिसाब से सारी चीजें करेगा ना। एक्स ने जो काम करना है अब ये दोनों करेगा उस चीज को, तो नया सब कुछ। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, एक्स का जो शेयर होगा बेटा, वो तो जो भी इसने प्रॉफिट कमाया होगा, या तो इसका कोई नॉमिनी होगा, फैमिली मेंबर्स को उसको चला जाएगा, या तो वाई और जेड आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ये बात हाँ, पार्टनरशिप डीड में एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड अबाउट द पार्टनर्स एंड व्हाट हैपन इफ द पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व, सो एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपका है, डिसोल्यूशन जो है आपके पार्टनरशिप फॉर्म का,
और पार्टनरशिप का, ये दोनों सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में तरीके क्या क्या है, मोड्स क्या है डिसोल्यूशन के, पार्टनरशिप के और पार्टनरशिप फॉर्म के, उसके बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट। ओके, तो सी यू ऑल इन द